मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटे आज के क्लास में मैं आपको आपके विषय हिंदी व्याकरण से शीर्षक शब्द विचार करा रही हूँ, यानी कि जो आज का पाठ है उसका नाम है शब्द विचार। तो शब्द विचार आपने पहले भी काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन जब भी हम शब्द की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को देखेंगे कि वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अब वर्ण का चैप्टर मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में भेज दिया था, तो वर्ण के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। जब भी हम शब्द की बात करेंगे तो हम मात्राओं की बात पहले करेंगे, क्योंकि शब्द तो बनते ही मात्राओं से और शब्दों से हैं। ठीक है, अक्षर और मात्राएं जब मिलती है तो शब्द बनाती हैं, यानी वर्णों को जब हम जोड़ते हैं वो सार्थक होते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। तो मात्राओं को एक बार मैं आपको अच्छे से करवाना चाहूंगी। मात्राएं पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि स्वर 11 होते हैं, लेकिन उन 11 स्वरों में मात्राएं 10 हैं। अब वो 10 क्यों है? क्योंकि ए स्वर की कोई मात्रा ही नहीं होती, वो अपने आप में संपूर्ण है, सभी के अंदर मिक्स होता है। जितने भी व्यंजन है उन सब में ए मिक्स होता है। तो देखिए, आ की मात्रा में हम एक लाइन देखेंगे, यानी आ का डंडा भी इसे बोल सकते हैं हम। तालाब ये है, माला ये रही मात्रा, आम ये रही मात्रा। ठीक है, उसके बाद में ई स्पीड से बोलेंगे क्योंकि छोटी ही है, तो इसमें ये रही ई, विद्यालय, दिल और सिर स्पीड से हम बोलेंगे। उसके बाद है बड़ी ई, उसको थोड़ा हम लंबा खींच के बोलेंगे। मीठा, सीता, नीला, तो लंबा खींच के बोलेंगे। उसके बाद है ऊ, स्पीड से बोलेंगे। कुणाल, सुमन, सुन। ठीक है, लेकिन बड़ा ऊ जब साउंड होगा तो वो थोड़ा लंबा खींच के बोला जाएगा। जूही, मूली, रूप। जब हम रै पे मात्रा लगाएंगे, कई बच्चे नीचे लगा लेते हैं, वो रोंग है बेटे, रै के बीच में लगती है ऊ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद री की मात्रा। री की मात्रा में पैरों के नीचे गोलाई नजर आएगी, तो अक्षरों के पैरों के नीचे आएगी वृक्ष। री की मात्रा बोलेंगे इसे कृष्ण। हृदय है लिख के उसी के अंदर देखो ये रही री की मात्रा, ये रही है। ठीक है, उसके बाद है ए में मात्रा दिखेगी, सिर्फ आपको डंडा नहीं दिखेगा नीचे। करेला ये रही। ठीक है, उसके बाद में है अकेला, ये वाली मात्रा है। मेरा ये वाली मात्रा है। फिर है आई, आई में एक तो ए ये और एक इसकी मात्रा, दो मात्राएं बन जाएंगी आई। कैमरा, कैलाश, पैसा। ठीक है, तो ये इसका उच्चारण होगा। उसके बाद है ओ की मात्रा, पहले लाइन लगेगी और फिर उसके ऊपर मात्रा लगेगी, यानी ये ऐड जाएगा तो आपको दिखाई दे रहा है। तो मोहन, कोयल, तोता। उसके बाद है औ, बच्चे इसको ओ साउंड करेंगे जो कि गलत है, ये औ। औ एक तो मात्रा ये, एक इसकी अपने की, तो दो बन जाएंगे औ, यानी मौका, कौवा और कौशल। ठीक है, तो यहां तक आपको पता चला। थर्ड क्लास के बच्चों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेटे नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको मात्राओं को और अच्छे से बताऊंगी, तो ये आपके लिए मात्राओं का आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद जब थर्ड लेवल के बच्चे तक अगर हम बताते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दोबारा से मैं डेफिनेशन बताना चाहूंगी। वर्णों का सार्थक मेल, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब है शब्द के प्रकार। अगर बात सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड तक के बच्चों की है तो हम सीधा बोल देंगे कि जो ये है शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिसका अर्थ निकल जाए वो सार्थक, जैसे कमल, भाई फूल का नाम है कमल। फिर है निरर्थक, जिसका अर्थ न निकल पाए वो निरर्थक, जैसे कि मैं लैक है, मलक तो कोई शब्द है नहीं, ये कमल था, हमने कमल को उल्टा सीधा कर दिया, ये मलक बन गया, मलक का अर्थ तो निकल ही नहीं रहा। लेकिन ये बात है सिर्फ सेकंड थर्ड तक के बच्चों की, कि उनको हम दो प्रकार के हम सार्थक और निरर्थक शब्द बता सकते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के में उनको दो अर्थ हमने बता दिए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही बात इनसे आगे की आती है, फोर्थ फिफ्थ में हम जाते हैं, तो मेनली मैं फिफ्थ की बात कर रही हूँ कि फिफ्थ में जब हम बच्चों को सिखाएंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा यहाँ पर शब्द को 4 प्रकारों में बांट दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। मैं दोबारा से वीडियो में बताना चाहूंगी कि छोटे बच्चों के लिए ये आधार नहीं है, यानी कि थर्ड फोर्थ इसे ना देखें, सिर्फ आप अपनी मात्राओं पे और सार्थक निरर्थक तक ही रहे। ये वाला मेनली फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए है ये प्रकार, आपके लिए सिर्फ सार्थक और निरर्थक है।
ठीक है। तो अब आए 5th क्लास के बच्चे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बेटा, उत्पत्ति यानी उत्पन्न होना, जन्म होना। तो कहां कहां से किसका जन्म हुआ है वो यहाँ पर पता चलेगा। पहला पॉइंट है तत्सम, नाम से ही पता चल रहा है, जो बिल्कुल समान रूप से आ गए हैं, यानी जो संस्कृत भाषा से यू के यू उठा लिए गए हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, ये संस्कृत भाषा के हैं, पर आप देखोगे कि हिंदी में भी ये यू के यू प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई बदलाव हम नहीं करते। उसके बाद है तद्भव, जो संस्कृत से जब हिंदी में आते हैं तो बदल जाते हैं, जैसे अग्नि का आग हो गया और सूर्य का सूरज हो गया। उसके बाद हम आते हैं देशज। देशज वो शब्द होते हैं जो अपनी आम बोलचाल की भाषा से लिए जाते हैं, जैसे थैला, पगड़ी, जूता, रोटी, थप्पड़, ठीक है। ये सारे के सारे हम आम बोलचाल की भाषा से लेते हैं, जो जहां का है वो वही भाषा देशज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विदेशी। विदेशी भाषा वो होती है जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गई है, जैसे उर्दू के शब्द है, अब अंग्रेजी का शब्द है कॉलेज, उर्दू का शब्द है जन्नत, ठीक है। तो ऐसे दूसरी भाषाओं से जो शब्द आ गए हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद अब आ जाएंगे हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर है सार्थक और निरर्थक। ये 3rd 4th के लिए भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो सार्थक वही जैसे महल और किसान, लेकिन जब ये निरर्थक में चले जाएंगे, इनका अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये महल का हम लम्हे कर देंगे और किसान का साकीन कर देंगे। मतलब अक्षर जब आपको मिलाने के बाद भी कोई अर्थ ना दे तो वो निरर्थक है, और जब अक्षर मिल जाते हैं और आपको कोई अर्थ दे देते हैं तो वो सार्थक है। उसके बाद आ जाओ रचना के आधार पर। अब रचना क्या, क्रिएटिविटी, यानी कि कुछ ना कुछ रचेंगे हम इसमें। तो पहला है रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो रूढ़ हो जाते हैं, यानी माइंड सेट है हमारा, उनके टुकड़े करें कोई अर्थ नहीं निकलेगा, हमारा माइंड सेट है। जैसे कि घर, अब हमें पता है घर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें सारे मिलके रहते हैं मकान में इकट्ठा, यानी परिवार जा रहता है, वो घर होता है, हमारा माइंड सेट है। लेकिन अगर मैं इसके टुकड़े कर देती हूँ, घ प्लस रह, कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये रूढ़ है, हमारा माइंड सेट है इस चीज के लिए। तो वो आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द रूढ़ हो जाते हैं वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे घर, कवि, रसोई, उनके टुकड़े होंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होते हैं जो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं और फिर अर्थ निकलता है, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, यानी प्रधान मंत्री, मंत्रियों का जो प्रधान होता है ना वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि उस प्रधान के अंडर, यानी उनके नीचे सारे ही मंत्री आ जाते हैं, जैसे एमएलए है, एमसी है, ये किसके नीचे आ जाते हैं, सारे के सारे प्रधानमंत्री के नीचे, क्योंकि वो पूरे देश का एक मंत्री होता है, सबसे बड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे आपके घर में होता है मुखिया, मुखिया के बाद आती है सारी फैमिली, तो ये हमारे देश का मुखिया हो जाता है प्रधानमंत्री, यानी सभी मंत्रियों का प्रधान, प्रधानमंत्री। समझ में आ गया, यानी प्रधान प्लस मंत्री हो जाएगा, यानी 2 शब्दों का जोड़, वो यौगिक है। यौगिक का तो मतलब ही होता है जोड़। उसके बाद है मिठाई वाला। अब ये मिठाई वाला, मिठाई प्लस वाला, मिठाई तो है खाने की, लेकिन उसमें वाला डाल दिया मैंने, तो मिठाई वाला, जो कि मिठाई खिलाता है, खाता नहीं है, पहले बनाता है और दूसरों को खिलाता है, वो है मिठाई वाला। यानी कि जब 2 शब्दों का योग हो गया तो वो यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पे, योग रूढ़, मतलब जो यौगिक तो है लेकिन हमारे माइंड में रूढ़ हो गया है, यानी हमारा माइंड उस चीज के लिए सेट है। देखो जैसे नीलकंठ, अब नीलकंठ तो हर वो है जिसका कंठ नीला है। अब मैं अपनी गर्दन पे यहाँ पे नीला नीला कुछ लगा दूं तो मैं भी नीलकंठ हो जाऊंगी, उसमें क्या है, ठीक है। लेकिन हमारा माइंड सेट है नीलकंठ, यानी शिव। नीलकंठ हमारा माइंड किसके लिए सेट है, शिव के लिए, कि भाई शिव ने जहर पिया था उसका कंठ नीला हो गया, तो हम शिव की बात सोच जाते हैं, हमारा माइंड सेट है, तो वो योग रूढ़ शब्द है। नीलाकंठ उसका है, नीलाकंठ तो किसी का भी हो सकता है, मैं अपना कर लूं, आप अपना कर लो, होली पे हम खेलते हैं नीले रंग से, नीलाकंठ हो जाता है हमारा, तो हम नीलकंठ तो नहीं होते ना, लेकिन नीलकंठ हमारा माइंड सेट क्या है, शिव जी के लिए, तो ये रोग रूढ़ हो गया। उसके बाद है दशानन। दशानन का तो मतलब होता है जिसके 10 मुख है, हमारा एक खिलौना है, हम उसके 10 मुख बना ले, एक पिक्चर है उसमें 10 मुख बना ले, तो 10 मुख जिस चीज के भी है वो दशानन हो सकता है, लेकिन हमारा माइंड सेट है कि दशानन कौन है, रावण है। तो यानी कि जो यौगिक तो है, 2 शब्द तो है, नील भी है और कंठ भी है, तो ये यौगिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये रूढ़ हो चुका है हमारे माइंड में कि नीलकंठ तो शिव जी होंगे, दशानन तो रावण होंगे, है ना। तो ये सारा का सारा योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट में प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं बेटा, विकारी और अविकारी। विकारी का तो मतलब ही होता है परिवर्तन, विकार यानी जो परिवर्तित हो जाए,
जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब मैं कहूं लड़का जाता है और फिर मैं कह दूं लड़की जाती है, तो लिंग बदल गया। लड़की खेलती है, मैं दूसरी बात कह दूं लड़कियां खेलती है, वचन भी परिवर्तित हो गया। समझ रहे हो ना? तो जिसमें परिवर्तन हो जाए वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब बात करें हम अविकारी के, जब हमने विकारी के आगे ए लगा दिया, ए का तो मतलब ही होता है बिना, जो बगैर परिवर्तन का हो गया वो अविकारी जाएगा ही। तो अविकारी में आ जाएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। बेटे इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये आपकी प्राइमरी सेक्शन को अप करने के बाद यहाँ आएगा, तो उस वीडियो में मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको इतना ही समझाऊंगी। हाँ, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे लड़का तेज दौड़ता है और मैं कहूँ लड़की भी तेज दौड़ती है, तो ये तेज शब्द क्या है, ये तो बदला ही नहीं, वो अविकारी है। मैं कहूं कि वह लंबी दौड़ लगाता है और फिर मैं कहूं कि तुम भी लंबी दौड़ लगाते हो, अब ये लंबी क्या है, ये तो बदला ही नहीं। यानी कि जो शब्द नहीं बदलते, धीरे हैं, तेज हैं, यहाँ है, वहां है, यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, वह यहाँ आए, ये यहाँ नहीं बदल के दे रहा है, तो ये क्या है, अविकारी है। यानी सीधे शब्दों में जो बदल जाए वो विकारी, जो ना बदले वो अविकारी। तो बेटे उम्मीद है आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब यहीं से हम इसके प्रश्न उत्तर हमेशा की तरह से करेंगे। पहला क्वेश्चन, शब्द विचार का पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, हमेशा से परिभाषा बनती है, शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। दूसरा प्रश्न, मात्राएं कितनी होती है, मात्राएं 10 होती है, आ से लेके औ तक। ठीक है, क्या ए की कोई मात्रा होती है, नहीं, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, वो अपने आप में ही संपूर्ण होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जो छोटे बच्चों के लिए है, ये सार्थक और निरर्थक। आप उसे ज्यादा से ज्यादा 3rd 4th तक लेंगे, सार्थक निरर्थक। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5th क्लास वाले बच्चों से पूछूं शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के बताएंगे। उसकी डिटेल मैंने अभी आपको करवाई है। इनमें से कोई भी डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो मैंने आपको करवाई है। मान लो मैं निरर्थक पूछ लूं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अगर मैं पूछ लूं यहाँ से विकारी शब्द, या फिर मैं इधर आ जाऊं देशज शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जो आम बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे थप्पड़, लोटा, पगड़ी, जूता, चप्पल, ये सारे आम बोलचाल की भाषा है, इसलिए देशज में। लेकिन विदेशी भाषा कौन सी है, जो दूसरी भाषाओं से आगे है। तो ठीक है बेटे, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है मुझे आज का चैप्टर आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखते हुए आपको अपने जो बुक का अभ्यास है वो अपने आप से करना है। ठीक है, एक बात कहना चाहूंगी कि त्रिवेणी की जो वीडियो है आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी सभी टीचर्स की आने वाली जल्दी वीडियो आपको मिल सके। ओके बेटा, थैंक यू।